जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो एक टॉपिक है आपका प्लेन, तो प्लेन में आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले 3 वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 3A बुक RS अग्रवाल से पूरा बना चुके हैं। इसके बाद आगे हम लोग आज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे। तो इसके थ्योरम को अगर देखा जाए तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इसको ज़रा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्योरम कहता है कि इफ़ एन यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन, कोई प्लेन आपका दिया हुआ है, एन जो है यूनिट वेक्टर उस पर नॉर्मल है, डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, मतलब कि यह जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है यह डायरेक्टेड है ना, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ओरिजिन से प्लेन के तरफ यह डायरेक्टेड है। P is the length of the perpendicular drawn from the origin to the plane. Then the vector equation of the plane is r vector dot n unit vector equal to P. तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लेन दिया गया है, तो यह स्पेस में आपका है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ले लेते हैं। ये आपका वाई एक्सिस मानिए, इसको एक्स एक्सिस इसको लेते हैं, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। तो इसमें क्या है कि एक लाइन जो है हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो कि इस प्लेन पर आपका क्या हो, नॉर्मल हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। अब इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आपका, यह एन यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ओरिजिन से लेकर ओरिजिन से इस प्लेन के तरफ है दिया गया है। इसके बाद ये जो P आप देख रहे हैं ना, तो P को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि P जो है O से लेकर N तक का लेंथ है, O से लेकर N तक का लेंथ है, यानी कि ON जो है आपका यह P स्मॉल p दिया गया है। अगर ON को हम वेक्टर कह दें तो चूंकि ON के डायरेक्शन में आपका N यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम लोग PN यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब हम यह क्या करते हैं कि इस प्लेन पर कोई एक जनरल पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं, कैपिटल P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y और z है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो प्रायः इसके वेक्टर को हम r वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये आपका r वेक्टर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेट P बी एन आर्बिटरी पॉइंट ऑन द प्लेन, पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर कोई आर्बिटरी पॉइंट है आपका। इसके बाद इसका पोजीशन वेक्टर, कहने का मतलब OP जो है पोजीशन वेक्टर हो गया, जो कि आपका R हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि NP जो है लाइज कर रहा है प्लेन पर और ON जो है आपका इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब निकला कि हमारा ये, जैसा कि यह आपका NP जो वेक्टर है यह परपेंडिकुलर है आपका N यूनिट वेक्टर का, तो निश्चित रूप से इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, NP वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट N यूनिट वेक्टर से, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ऐसे ना लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड N यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यह cos 90 डिग्री, अब cos 90 का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। तो इस तरह से NP यूनिट वेक्टर और यह N यूनिट वेक्टर NP वेक्टर इंटू N यूनिट वेक्टर इंटू 0 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या हमको मिला कि NP वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ट्रेंगल लॉ क्या कहता है कि इस NP को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर का डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट के तरह काम करेगा, OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर और डॉट क्या हो गया, N यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं OP वेक्टर देख रहे हैं R वेक्टर है आपका, ON जो वेक्टर है यहाँ हमने लिखा है ON वेक्टर को शुरू में ही,
तो यह पी एन यूनिट वेक्टर है और इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद इसी चीज़ को हम लोग आर यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इसको इससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब माइनस पी इंटू एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है वह 1 के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1, यानी कि लाइक यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो वो 1 होता है जे यूनिट वेक्टर जो जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। उसी तरह से एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर जो है 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आर यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर माइनस पी इक्वल टू 0 और यह आर यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू पी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये एन जो है आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। ये यूनिट वेक्टर का मान लीजिए कि अगर हमको यह दिया रहे यूनिट वेक्टर, कुछ ना कुछ तो हमको दिया ही रहेगा, जैसे ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ए बी और सी जो होगा, ए बी सी जो होगा यह डायरेक्शन कोसाइन होगा। क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है। अब डायरेक्शन रेशियो कहाँ होगा, तो जो भी अगर ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर आपका आई जे के फॉर्म में है, तो आई का जो भी कोफिशिएंट है, जे का जो भी कोफिशिएंट है, सी का के का जो भी कोफिशिएंट है, वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन वेक्टर फॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद देखिए कि यह जो n यूनिट वेक्टर है इसके साथ r वेक्टर इक्वल टू p है, तो इस r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर को n वेक्टर अब बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू p हो गया, और इसको जो है हम लोग लिखेंगे Q मान लेते हैं, चूँकि यह स्केलर क्वांटिटी है दोनों, तो इसको एक अगला टर्म Q मान लेते हैं। तो यहाँ जो आपका R वेक्टर डॉट एन यू वेक्टर इक्वल टू Q निकला हुआ है, तो इसमें n वेक्टर आपका जैसे मान लीजिए कि ए आई यूनिट वेक्टर बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर होगा, जो भी आपका आई जे के फॉर्म में होगा। इसमें ए बी सी जो है आपका डायरेक्शन रेशियोज होगा। क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया गया है और कहाँ पर क्या डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग ये जाने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। अभी अभी हमने तुरंत पढ़ा कि यह आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू पी के बराबर होता है। आर वेक्टर प्रायः जनरल पॉइंट होता है जिसको हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, और एन यूनिट वेक्टर जो है आपका यहाँ पर हम लोग ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि एक्स आई यूनिट वेक्टर वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ए आई यूनिट वेक्टर बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर के साथ, जो कि p के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे ए बी सी जो है आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। क्या है भैया, डायरेक्शन कोसाइन है। यूनिट वेक्टर का जो भी कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप शुरू में ही पढ़ लिए हैं, अब यहाँ पर हमको डॉट प्रोडक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूल भी गए हैं तो यहाँ देखिए याद आ जाएगा कि इसका एक्स आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद के वाला कंपोनेंट जो है जेड एक्सिस में जो भी कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू पी हो जाएगा। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में जो है इक्वेशन निकल जाएगा। क्लियर है।
इसके बाद हम लोग एक चीज़ और सीख लें कि अगर आपका इक्वेशन जो है ना, लाइन प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी के फॉर्म में दिया रहे या प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया रहे, तो इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू माइनस डी लिख सकते हैं। अब क्या किए कि इस माइनस को लेफ्ट साइड में लेते आए, ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू डी लिख सकते हैं। अब सभी को हमने क्या किया, माइनस ए को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। उसके बाद माइनस बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब फिर माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इक्वल टू डी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इसको जो है हमने लिखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी लिख दिया हमने। ओके, ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया। कैसा फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया। और यहाँ पर एल एम एन जो है डायरेक्शन कोसाइन है, और डायरेक्शन कोसाइन आपको याद होगा कि कैसे लिखते हैं, वेयर एल इक्वल टू माइनस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू माइनस बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ p इक्वल टू डी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये इतना सारा थ्योरम था आपका, यहाँ पर आपका थ्योरी ख़त्म होता है। इसके बाद आपको यही ध्यान रखना है कि हमने प्लेन का इक्वेशन जो पढ़ा, प्लेन का इक्वेशन क्या क्या पढ़ा, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू पी, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में है। अब इसमें एन यूनिट वेक्टर जो भी होगा वो हमको डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड होगा, डायरेक्शन कोसाइन इसका कंपोनेंट। अब इसके बाद आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर भी होता है जो कि क्यू के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो भी इसका कंपोनेंट होगा इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। इसके बाद आपने पढ़ा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में दिया रहेगा ए बी सी आपका क्या है, किस तरह से है, डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो होता है एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन रेशियो जो होता है प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन कोसाइन का। तो इस दोनों में खास अंतर नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट का अंतर है, लेकिन प्रॉब्लम बनाने में यह बहुत ही मदद करता है। तो अब जो है हम लोग यह जो आप क्या कहते हैं RS अग्रवाल बुक को निकाल लीजिए। इसमें जो आपका एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज, या देख सकते हैं आप प्लेन में है ना, द प्लेन में जो दूसरा एक्सरसाइज है ये 3B, इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्योंकि यह चैप्टर जो है आपका बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप चाहें तो बुक को अपने पास रख लीजिए और एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को देखिए। इसके लिए हमने ऑलरेडी इसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके रखा है और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इस एक्सरसाइज में देखिए दिया गया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पे है, एंड विच हैज़ के यूनिट वेक्टर एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। जैसा कि थ्योरम में हमने पढ़ा है कि P होता है, P का वैल्यू आपका 5 दिया गया है, N यूनिट वेक्टर होता है जिसका वैल्यू K यूनिट वेक्टर दिया गया है। तो इसको ये जो है कुछ इस तरह का कंडीशन है कि ये आपका प्लेन हो गया और नॉर्मल जो है इस प्लेन से जो कि 5 यूनिट पर है, और यूनिट वेक्टर जो है आपका K यूनिट वेक्टर है, और इस पर कोई भी जनरल पॉइंट R ले सकते हैं हम लोग। इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि यह जो आपका इक्वेशन होता है एन आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू पी, यहाँ एन यूनिट वेक्टर के जगह पर आपका के आ गया है और यहाँ पी के जगह पर आपका 5 आ गया है। तो सिंपल इसको रख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। ध्यान देने वाली बात है, डिस्टेंस कितना है 6 यूनिट, यानी कि इसमें P आपको दिया गया है फ्रॉम द ओरिजिन विच हैज़ ए नॉर्मल विथ डायरेक्शन रेशियो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो आपका 2, -1 और -2 दिया गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन इस यूनिट वेक्टर को ना रखकर हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर को एन वेक्टर बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू पी। और इसमें P जो है आपका 6 यूनिट दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो आपका 2, -1 -2 दिया गया है, इसीलिए n वेक्टर हमको पता चलेगा। डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो n वेक्टर हमको पता चल जाएगा। अगर डायरेक्शन को साइन दिया रहता तो डायरेक्ट हमको n यूनिट वेक्टर मिल जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। r वेक्टर लिखा हमने, n वेक्टर को लिखा, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, फिर इक्वल टू P लिखते हैं। तो P इक्वल टू हमारा 6 यूनिट दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल के सिर्फ राइट साइड में ढकेल दीजिए इसको, इसका वैल्यू 3 आएगा आपका। और इसके बाद यही आपका इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का, ये आपका वेक्टर फॉर्म में और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो एक बार मैं फिर से समझाऊंगा आपको कि यह जो r वेक्टर है इसका xi यूनिट वेक्टर, yj यूनिट वेक्टर प्लस zk यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर के साथ, और जो कि डॉट प्रोडक्ट में जान ही रहे हैं कि i का जो भी कंपोनेंट है उस दोनों का प्रोडक्ट, फिर j और j का जो कंपोनेंट है y -1 तो -y हो जाएगा, z इंटू -2 तो -2z हो जाएगा। तो इसको आप लोग समझ रहे होंगे, शुरू क्लास में भी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट। 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन विच हैज दिस एज द नॉर्मल वेक्टर। तो इसका नॉर्मल वेक्टर हमको दिया गया है ना। अब इसमें नॉर्मल वेक्टर क्या दिया गया है, एन वेक्टर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हमने लिखते हैं सब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि P जो है 4 यूनिट दिया गया है, एन वेक्टर आपका दिया गया है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन जो है r वेक्टर एन यूनिट वेक्टर P होता है। लेकिन यहाँ पर n यूनिट वेक्टर आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पर n वेक्टर दिया गया है। तो n यूनिट वेक्टर को हम इतना लिख सकते हैं n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब n वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं और इक्वल टू 4 लिखना है। अब इसके बाद यह आपका आंसर तक पहुंच जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया है तो वेक्टर में बदलना है भैया, बड़ी आसान सी बात है। यहाँ पर 5, 7 और 3 जो है नॉर्मल का डायरेक्शन को रेशियो हो जाएगा और x, y, z जो है यह जनरल पॉइंट को हमको दे देगा। यहाँ पर हम डायरेक्शन रेशियो नोट कर लिए, 5 - 7 3, तो डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर जो हो जाएगा 5i - 7j + 3k और q का वैल्यू जो है आपका 12 हो जाएगा। और इसके बाद इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बड़ी आसान सा प्रॉब्लम था, उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ रहे होंगे। और देखिए, समझने में आपको दिक्कत तभी नहीं होगी जब आप हर एक प्रॉब्लम को बनाए रखिएगा। जितना भी हमने वीडियो बनाया, जैसे कि वेक्टर को ही हमने पढ़ाया, तो बच्चे ये अगर सोचे कि वेक्टर छोड़ देते हैं डायरेक्ट 3D पे चले जाते हैं, तो ये संभव नहीं है। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन दिया गया है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना है। आर के जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दीजिए। डॉट प्रोडक्ट में आप तो जान ही रहे होंगे कि x इंटू 3, वाई इंटू -5 और जेड इंटू 7 प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन, तो इस प्लेन से डायरेक्शन रेशियो तो हमको मिल जाएगा भैया। डायरेक्शन रेशियो जब मिला तो इससे नॉर्मल का जो है नॉर्मल का नॉर्मल वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस नॉर्मल वेक्टर को जब हम कन्वर्ट कर देंगे यूनिट वेक्टर में तो ये हमको दे देगा डायरेक्शन कोसाइन दे देगा। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एन वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ एन वेक्टर तो ये है आपका, इसका मैग्नीट्यूड आपका 7 निकला हुआ है, यानी कि इसको अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, 6 को भी 7 से डिवाइड कर दें, 2 को भी 7 से डिवाइड कर दें, तो यही आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, जिसको हमने लिखा है 3/7 - 6/7 2/7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है। इसमें भी हमने नॉर्मल को लिया और इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है, और मैग्नीट्यूड आपका √14 है और √14 से सारे टर्म को डिवाइड हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नॉर्मल वेक्टर नहीं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन टू ए प्लेन इज 9 यूनिट। तो ये 9 यूनिट तो भैया पी हो गया। द डायरेक्शन रेशियो, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो दिया गया है ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज इतना दिया गया है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये आपका नॉर्मल का लेंथ हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, तो इससे आपका एन वेक्टर निकल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू पी होता है, लेकिन यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है, एन वेक्टर हमको दिया गया है। तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद एन वेक्टर का वैल्यू रख दिए और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड रख दिए। हमको लगता है कि अब आपको यहाँ समझदारी में दिक्कतदारी नहीं हो रही होगी। इसको सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू मिलेगा। फाइनली आप देखेंगे कि यह आपका 117 आ जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। हालांकि इसको जो है आप लेफ़्ट साइड में ही रहने दीजिए, 13 को लेफ़्ट साइड में ही रहने दीजिए। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपका 13 आएगा तो 12/13, यहाँ 3/13, 4/13, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। अब इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, इस प्लेन का इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तब इस 13 को आप राइट साइड लेके चले जाइए और 12 इंटू एक्स, 3 - 3 इंटू वाई, 4 इंटू जेड लिख सकते हैं। चूँकि आर वेक्टर जो है आपका क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हुआ, इसीलिए हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। जब आप बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से यह बनाने में हेल्प करने वाला है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ये। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा है परपेंडिकुलर का, यानी कि एन यूनिट वेक्टर आपको मांग रहा है। तो आर वेक्टर से एन वेक्टर आपका यही एन वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। इस फॉर्मूले को आप पहले से ही जान रहे हैं, कई जगह यूज भी कर चुके हैं। सॉल्व कर दीजिए तो यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन दे देगा। हालांकि यह डायरेक्शन कोसाइन 2/7 - 3/7 - 6/7 हो जाएगा। अब इसी में चूंकि यह आपका रेशियो है, एक तरह का क्या है, रेशियो है,
हर एक टर्म के साथ किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए -1 से हम इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये भी आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है कि ये जो दोनों डायरेक्शन कोसाइन है दोनों सेम ही है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे -3, 2 और -1 है दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, तो 3 -2 और 1 भी आप लिख सकते हैं। इसको क्या किया गया कि इसमें जो है माइनस से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों आपका सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू विच इज इक्वली इंक्लाइंडेड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर समझना है आपको कि इसका जो नॉर्मल है भैया, ये जो नॉर्मल है इक्वली इंक्लाइंडेड विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस अल्फा बीटा गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वली इंक्लाइंडेड है। तो इस स्थिति में जो है मान लीजिए कि इसका जो भी कंपोनेंट है, इसका सभी का कंपोनेंट क्या है आपका बराबर है, तो तीनों का कंपोनेंट भी आपका बराबर हो जाएगा अगर यह इक्वली इंक्लाइंडेड है। उसके बाद रूट अंडर, तीनों कंपोनेंट के रूट अंडर से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि √x² + x² + x², यहाँ पर हम cos अल्फा अगर लिखते हैं तो ये x/√x², y² हालांकि होता है, फिर यहाँ z² होता है, तो तीनों सेम ही है। तो इस कंडीशन में ये हो गया। अब देखिए x/3x² रूट के अंदर, तो x/√3x हो जाएगा, ये आपका 1/√3 निकल जाएगा। उसी तरह से इससे भी जो है 1/√3 निकल जाएगा, इससे भी जो है आपका 1/√3 निकल जाएगा। ये तीनों जो है डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा आपका। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन को या डायरेक्शन रेशियो को लिखे हुए हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए डिस्टेंस है आपका 3 और 3√3 और r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर। यहाँ पर आप रेशियो को सुधार कर अगर कोसाइन कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात को? रेशियो को सुधार के कोसाइन कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। अब इसमें डायरेक्शन कोसाइन ही हम लोग लेता है नॉर्मल फॉर्म में, और यह 3√3 है। यहाँ √3 एलसीएम लिए जो कि चला आया राइट साइड में, तो 3√3 × 3 होने से आपका 9 हो जाता है। फाइनली आपको ये वेक्टर फॉर्म का प्लेन मिलता है और उसके बाद यह जो है आपका कार्टेशियन फॉर्म का प्लेन मिल जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। अब यहाँ क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिएगा कि एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन आपको निकालना है जो कि 1 to 1 से पास करता है। तो ये आपका प्लेन हो गया जो कि 1 to 1 से होकर गुजरती है यह प्लेन। क्लियर है? उसके बाद कहता है कि एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो यह 142 और 235 ए और बी बने हुए हैं। इससे जो लाइन गुजरती है आपका प्लेन से होकर जो लाइन गुजरती है ना, यहाँ से यहाँ पर इन करती है, यहाँ से आउट करती है। तो इससे जो होकर लाइन गुजरती है इस और इस पॉइंट से, तो यह जो लाइन है इस प्लेन पर आपका परपेंडिकुलर है। क्या है भैया? परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। तो आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि अगर एक पॉइंट दिया रहे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग क्या लिख सकते हैं? a × x - 1, b × y - 2, c × z - 1 = 0। ये पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है, लेक्चर 2 में आप इसको देख सकते हैं। आपको याद होगा a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1। आप ये फॉर्म पढ़े थे। इसमें कहता है कि अगर x1 y1 z1 एक पॉइंट आपको पता हो
तो उस प्लेन के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको एक पॉइंट पता है, इसीलिए हमने इक्वेशन के फॉर्म को इस तरह से लिखा। अब डायरेक्शन रेशियो निकालना है हमको ए बी का, तो ए बी का जो डिफरेंस होगा वही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 - 1, 3 - 4, 5 - 2 कर देंगे, तो यह आपका डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा ए बी का, जो कि 1 - 1 3 के बराबर निकला। अब सिंपल है, ए बी सी पता हो गया और यहाँ पर इक्वेशन आपका इस तरह से दिया गया है। तो इस इक्वेशन में हम ए का मान रख देंगे, फिर इस इक्वेशन में हम b का मान रख देंगे, b का मान -1। इस इक्वेशन में c का मान जो है 3 रख दिए, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, यही आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाता है। अब हमको कहता है कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ ये जो आपका फॉर्म मिला हुआ है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 - 1 और 3, ये डायरेक्शन रेशियो हैं। क्या है, डायरेक्शन रेशियो हैं। अब इसको डायरेक्शन कोसाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आपका इस तरह से दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। तो इस वेक्टर को हम क्या किए कि n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। तो राइट साइड में भी n वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि अगर n वेक्टर और n वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से हो तो ये n यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो लेफ्ट साइड में तो n यूनिट वेक्टर हो गया, लेकिन राइट साइड में 2/n वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच गया। तो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर रख दीजिए, 1 का स्क्वायर, -1 यहाँ से मिलता है और उसके बाद 3 यहाँ से मिलता है। इसको भैया सॉल्व कर लीजिए आराम से, यही हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या कहता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए बी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। जिस तरह से आप यहाँ पर बनाए हैं इस प्रॉब्लम को, सेम वही चीज़ इसमें भी कहा गया है कि ए बी जो के परपेंडिकुलर है, बी जो है आपका पॉइंट कहाँ पे है, इस प्लेन पर है, इस प्लेन पर है। तो किसी एक पॉइंट से होकर, अब देखिए बी का पोजीशन वेक्टर आपका ये दिया गया है, ए का पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है। तो इसका मतलब ओ ए और ओ बी आपको दिया गया है। इससे आपको पॉइंट मिल जाता है 3 1 3 1 2, इससे पॉइंट मिल जाता है 1 -2 -4। क्लियर है। अब ए बी से होकर गुजरने वाली किसी भी प्लेन के इक्वेशन को आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a × x - 1, b × y + 2, c × z - 4। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। और ए बी का डायरेक्शन रेशियो, ए और बी का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इसमें माइनस कर देंगे या तो इसको इसमें माइनस कर देंगे। तो 3 - 1 कीजिए, 1 - 2 कीजिए, 2 - 4 कीजिए, तो 2 3 6 मिलता है, जो कि ए बी सी के बराबर होता है। अब ए बी सी का मान इसमें रख दीजिए भैया और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यह छोटा मोटा सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विथ द डायरेक्शन रेशियो दिस। अब देखिए बहुत आसान सी बात है। इसमें क्या कह रहा है कि यह जो आपका प्लेन है, यह प्लेन 1 2 3 से होकर गुजरती है और इसमें एक परपेंडिकुलर है भैया, एक परपेंडिकुलर है जिसका डायरेक्शन रेशियो 2 3 और -4 दिया गया है, यानी कि ए बी सी दिया गया है। एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन के इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं a × x - 1, b × y - 2, c × z - 3, 1 2 3, है ना। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो ए बी सी यानी कि 2 3 - 4 दिया गया है आपका।
क्लियर है। अब ये जब दिया ही गया है तो ए बी सी का मान इसमें रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व बड़ी आसान है, 2 इंटू एक्स किए 2 इंटू -1 -2 हो गया, 3 इंटू वाई किए तो 3y हो गया, 3 इंटू -2 किए तो -6 हो गया, है ना। ये सब में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका जो है हो गया कार्टेशियन फॉर्म का प्लेन का इक्वेशन, और इसी को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो पर निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, है ना, क्योंकि यह जो वीडियो हमने बनाया है इसमें सारे सॉल्यूशन को हमने ऑलरेडी किया है। आपको कितना समझ में आया, कि आपको ऐसा ही अच्छा लगता है, बोर्ड पर पढ़ना अच्छा लगता है, कि कॉपी में बना के समझाएं उस तरह से अच्छा लगता है, कि यह आपका इस तरह से ऑलरेडी बना हुआ प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाता है। तो ये 3 कंडीशन है। तो पहला नंबर जो है सॉल्व्ड किया हुआ प्रॉब्लम को हमने समझाया, इसमें आपका क्या हुआ कि टाइम भी बच जाता है ना, और आप जो हैं हल्के फुल्के प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से समझ भी लेते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग इस तीनों कंडीशन में। पहला कंडीशन बोर्ड पर, है ना, और दूसरा कंडीशन ऑन कॉपी पर, है ना, और तीसरा कंडीशन जो है ऑलरेडी सॉल्व्ड प्रॉब्लम रहेगा, और उसको हम इस तरह से समझाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है निश्चित कहिएगा, ताकि हम आगे की सुधार और आगे बेहतर बना सकें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।